जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनल ईयर में आपके मैथमेटिक्स के कौन से पेपर रहने वाले हैं। थंबनेल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पेपर रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन मैथमेटिक्स के 3 पेपर ही क्यों है, इसके रीज़न के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी ने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, यानी कि फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में आप लोगों को मैथ्स के 2 पेपर होते थे। आपने 2 ही पेपर रखे हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2, जो कि इस तरीके से आपके 4 सेमिस्टर तक हुए। परंतु फाइनल ईयर में आप लोगों को 3 मैथमेटिक्स रहने वाले। अब 3 मैथमेटिक्स के पेपर रहेंगे, कौन कौन से देखिए, समझिए। यहाँ पे नंबर 1 है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। नंबर 2 जो है उसे हम लोग मैट्रिक्स स्पेस कॉमा बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। नंबर 3 में आ जाता है आपका मैकेनिक्स। तो आपको थोड़ा सा टेंशन आ गया होगा कि सर वैसे ही तो हमें 2 पेपर पढ़ के नहीं हो रहे हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 ही कवर नहीं हो जाता, उसमें भी हम लोग 50% पढ़ के जाते हैं। फाइनल ईयर में हम लोग 3 पेपर कैसे पढ़ेंगे, 5th सेम और 6th सेम में 3 पेपर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पेपर आप लोगों के लिए ऑप्शनल रखा गया है। ऑप्शनल का मतलब यहाँ पे एक पेपर जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यह आपके लिए कंपलसरी रहेगा। इसे कंपलसरी की कैटेगरी में रखा गया है। कंपलसरी, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको करना ही करना है। और आपके जो 2nd और 3rd नंबर का है, जैसे कि 2nd बूलियन अलजेब्रा मैट्रिक्स स्पेसेस है और नंबर 3rd में है मैकेनिक्स, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। हालांकि आपके कॉलेजेस में क्या पढ़ाए जाते हैं, कौन से पेपर पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपको आपके कॉलेज में मान के चलिए मैट्रिक्स स्पेस पढ़ाया जा रहा है, बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। या फिर यदि आपने हमारे कोचिंग क्लासेस में क्लास लगे, आपको ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स ईजी है, मुझे मैकेनिक्स के साथ जाना है, तो आप मैकेनिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है। कोई यूनिवर्सिटी ना ही कोई कॉलेज आप पे दबाव बना सकता है कि आप ये वाला पेपर पढ़े या ये वाला पेपर पढ़े। ये पूरी आपकी सहमति से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको जो ठीक लगता है उसके हिसाब से आप या तो मैट्रिक्स स्पेस बूलियन अलजेब्रा के साथ जा सकते हैं या तो मैकेनिक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ मैकेनिक्स को लेकर चले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स पिछले जब से नागपुर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है, जब से नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, भैया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है। पहले यह 4th सेम में पढ़ाया जाता था, 4th सेम में, लेकिन अभी इसको 5th सेम में डाल दिया है मैकेनिक्स पूरे तरीके से। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पहले 5th सेम और 6th सेम में पढ़ाया जाता था, 5th सेम एंड 6th सेम में, लेकिन इसे पूरे तरीके से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा का 5th सेम में उसको समेट के रख दिया है उन्होंने। पूरा इस तरीके से बना दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कि आधा अधूरा ना पढ़ना पड़े बच्चों को। पूरा इन्होंने 5th सेम के माध्यम से 5th सेम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को रख दिया है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स को क्यों चूज़ करना चाहिए। एक तो आपको, जैसे अगर आप हमारे क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो मैं खुद 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपर्टाइज है इन दोनों सब्जेक्ट पे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैकेनिक्स पे। इसके फर्स्ट रीजन ये है कि PYQ इसके अवेलेबल रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी हमें पता रहेगा कि हम इसमें से किस टॉपिक को हाईलाइट करते हुए पढ़ सकते हैं। मैट्रिक्स स्पेस एंड बूलियन अलजेब्रा भी 2021 से आया है, यानी कि आप देखेंगे कि तो 21 से भी नहीं 22 से आया है। तो अभी तक इसके सिर्फ 2 पेपर हुए हैं, 2 टाइम्स इसके पेपर हुए हैं। मैट्रिक्स स्पेस एंड बूलियन अलजेब्रा के 2 टाइम्स कहने का मतलब है 2 साल में ही पेपर हुए हैं। तो समर विंटर यानी बैक के अगर बच्चे लगे होंगे तो उन्होंने 2-4 बार पेपर दिए होंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए 2 से 4 बार इसका पेपर हुआ है। लेकिन PYQ इन दोनों के जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैकेनिक्स है, इनके PYQ पिछले कई सालों से, यानी कम से कम आपको 2015-16 के आसपास के तो आपको PYQ मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने मुझे क्वेश्चन करने, किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना है। हालांकि मैकेनिक्स में इन्होंने कई सारे टॉपिक्स अभी और ऐड कर दिए, जैसे प्रोजेक्टाइल को ऐड कर दिया है, एंड और भी मोशंस के ऊपर इन्होंने टॉपिक ऐड कर दिए, जो कि आपको अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और उसके माध्यम से आपको डिटेल में इन तीनों के सिलेबस को समझाता हूँ, कौन से हाईलाइटेड टॉपिक्स है, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बना के रखनी है, कि ताकि सेमिस्टर 5 में हमारे सारे पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये फाइनल ईयर में जो आपके मार्किंग रहेंगी वही आपका एग्रीगेट होकर आपके फाइनल मार्कशीट में, फाइनल रिजल्ट में आपको शो करेगा। तो जितना आपका एग्रीगेट होगा उस हिसाब से आपको मास्टर्स में एडमिशन्स मिलेगी। आप फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से कोई भी जॉब्स या जॉब बोले या फिर कई एंट्रेंस एग्जाम में आप अगर बैठे या कोई अच्छा कॉलेज आपको लेना है
तो वो आपको एग्रीगेट परसेंटेज आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। तो चलिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और इन तीनों के सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अब हम यहाँ तक आने के बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैकेनिक्स एंड बुलियन अलजेब्रा और मैट्रिक्स स्पेसेस के सिलेबस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 में हमें पहला पेपर दिया गया है जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं और वो 4 यूनिट कुछ इस तरीके से है। यूनिट नंबर 1 में हमें एनालिटिक फंक्शन को पढ़ना है, यानी कि फंक्शन के बारे में कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, उसकी लिमिट क्या, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। थ्योरम्स देखेंगे, हार्मोनिक फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे मेथड टू फाइंड कंजुगेट फंक्शन एंड लास्ट में मिलने थॉमसन मेथड देखेंगे। इस यूनिट को पूरा का पूरा ही कवर करना है क्योंकि ये आगे के यूनिट के लिए आपका बेस तैयार करेगा, यही आपका बेस हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि ये यूनिट्स जो होते हैं ना वो आधे आधे पढ़ के जाते हैं, आधे नहीं पूरे ही पढ़ना है आप लोगों को। लिमिट के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता होगा, तभी आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स लेंगे, सीआर इक्वेशन, कॉची रायमन इक्वेशन लेंगे, ठीक है, पोलर फॉर्म में भी देखेंगे, और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे, ये थ्योरम्स देखेंगे हम लोग। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन के थ्योरम्स, एग्जांपल। उसके बाद मेथड टू फाइंड कंजुगेट फंक्शन ईटीसी, मिलने थॉमसन मेथड, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके कुछ मेन या खास खास मैंने एग्जांपल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लिए हैं, आप जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग के तौर पर देखते हैं इस यूनिट नंबर 2 को। इसमें हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कितने प्रकार के मैपिंग, यानी कि जो फंक्शन तैयार हुए हैं कितने प्रकार के फंक्शन है, मैपिंग है। फंक्शन यानी कि अगर z से अगर हम फंक्शन तैयार कर रहे हैं f ऑफ z, तो इसे हम मैपिंग कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की मैपिंग है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे, अब उसमें भी लीनियर, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और इन्वर्जन यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकार है, और इनके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं 6 मार्क के लिए। तो यूनिट नंबर 1 तो पूरा ही करना है, इसमें देखना नहीं है आपको 6 मार्क, 1.5 नंबर ऐसे पूरे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देखना है। यूनिट नंबर 1 को पूरा ही डील करना है, पूरे अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर प्रश्न आएंगे। ये चारों प्रकार है ट्रांसफॉर्मेशन के, लीनियर है, मैग्निफिकेशन है, रोटेशन है, इन्वर्जन है, रिफ्लेक्शन है, एंड देयर कॉम्बिनेशन, कि दो दो एक साथ आ सकते हैं, एक आ सकता है। तो इसके ऊपर एग्जांपल आते हैं जो कि 6 मार्क के लिए होते हैं। फिर ये यहाँ पे आता है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम लोग इसे स्किप कर सकते हैं, स्वार्ज क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन से लेके यहाँ तक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक के इसमें अपने आप में बहुत सारे हिडन भी टॉपिक्स दिए रहते हैं, जैसे कि फिक्स पॉइंट क्या होंगे, या फिर और भी एग्जांपल्स यहाँ पे थ्योरम्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। तो इसे यूनिट नंबर 2 को हम लोगों को बहुत ज्यादा करना है। सिर्फ लास्ट टॉपिक का, ये लास्ट सिलेबस, इस सिलेबस के जो लास्ट का ये टॉपिक है, इसे हम लोग छोड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 को हम लोग जनरली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यानी कि क्या होता है कि भैया हमने फंक्शन तो तैयार कर दिया, फंक्शन के तो इंटीग्रेशन भी होगा, डेरिवेटिव ऊपर देख लिया हमने, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। यूनिट नंबर 3 में भाई अब इंटीग्रेशन भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, है ना। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को डील करना पड़ेगा। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमें देखने पड़ेगा। मोरेरास थ्योरम जो कि इनवर्स है कॉची इंटीग्रल का। उसके बाद कॉचीज इनइक्वालिटीज देखेंगे, लवलीज थ्योरम देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से खास इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड मोरेरास थ्योरम। तो इनके ऊपर इनके एग्जाम्पल्स एंड इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके थ्योरम्स। तो ये सारे 6 मार्क, 1.5 मार्क के लिए आते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं, एंडिंग के आप ये थ्योरम्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका 1.5 नंबर के लिए पूछा जाता है। यूनिट नंबर 4 में हमें
अगेन ये कंटिन्यूड है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कंटिन्यूएशन पार्ट कह सकते हैं। इसमें आपको सीरीज दी जाएगी कॉम्प्लेक्स टर्म, जैसे कि हम लोग रियल एनालिसिस में हम लोग टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज निकाल देते हैं। यहाँ पे अगेन फिर से वही सीरीज का फॉर्म हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेलर्स थ्योरम है, लॉरेंट सीरीज है, लॉरेंट्स थ्योरम है। फिर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये तो हम यूनिट नंबर 1 में देख सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, है ना, और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। अब रेसिड्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू थ्योरम आप लोगों का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंटीग्रल बाय द काउंटर इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवेल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल को आप स्किप कर सकते हैं एंडिंग एंडिंग के, अगर आपको ऐसा लगे इंटीग्रेशन बहुत हार्ड हो रहा है, लेकिन इसका आपको एटलीस्ट 75 to 80% तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको टेलर्स थ्योरम को देखना पड़ेगा, लॉरेंस थ्योरम को देखना पड़ेगा। इसके बाद रेसिड्यू थ्योरम, इसके बहुत प्रकार है रेसिड्यू थ्योरम के, इनके प्रकार देखने पड़ेंगे, इनके थ्योरम्स को देखना पड़ेगा, इनके एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा, इनके क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे 6 नंबर 1.5 मार्क्स के लिए आते हैं। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो आप समझ के चलिए 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या नंबर सिस्टम तो आप नंबर यानी कि कैसे एग्जामिनेशन में नंबर, कोई भी क्वेश्चन कितने भी मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन यह जो टॉपिक है हर एक यूनिवर्सिटी में सेम रहते हैं। और यहाँ तक तो आपको करना ही है कि रेसिड्यू थ्योरम से लेके काउंटर इंटीग्रेशन तक, इतना आपको करके जाना है पेपर में। अब इसमें अगर आप देखेंगे एच के दास है, ये पब्लिशर है जिन्होंने बुक लिखी है। एसचंद पब्लिकेशन उसे पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स की बुक है। आईआईटी वाले जनरली प्रेफर करते हैं इसको, काफ़ी बल्कि बुक है। आप तो लेंगे नहीं तो लोकल यूनिवर्सिटी में जो आपकी बुक मिलती है अपन उससे काम चलाएंगे। ठीक है, बाद में मेरे आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखिए। अगर गोयल एंड गुप्ता का प्रगति प्रकाशन की भी बुक आती है, तो ये एक काफ़ी बल्कि बुक्स होती है, 600-700 पेज मिनिमम बुक्स होती है। तो इतना आपके काम का नहीं है, क्योंकि हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के कई बार विद्यार्थी कैसे है कि बस निकल जाए, एग्जाम निकल जाए, इस तरीके से डील करते हैं। लेकिन फाइनल ईयर में सिर्फ एग्जाम पास करने पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, एग्जाम को अच्छे नंबर से लेना है, क्योंकि जब आपका अच्छा क्राइटेरिया बैठेगा तभी एमएससी में, पीजी में आपको एडमिशन मिलेगी। और अभी पीजी के कट ऑफ 90 मार्क्स, 85 प्लस, 95 प्लस, इस तरीके से चल रहे हैं। मिनिमम आप देखो 85, 90 to 95 परसेंटेज प्लस वालों के एडमिशन जल्दी से हो जाती है, और पीजी में सिर्फ 20 सीट्स ही रहती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। अब बात करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, कि जो सेकंड नंबर का पेपर है वो आपका मैट्रिक्स स्पेस है, जिसे आप बुलियन अलजेब्रा एंड ग्राफ थ्योरी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस यानी ये रियल एनालिसिस का पार्ट है बच्चों। रियल एनालिसिस जो कि आपने सेम फॉर्म में भी पढ़ा है। रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स स्पेस, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल मैट्रिक्स स्पेसेस, इंटीरियर पॉइंट, ओपन पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन क्लोज सेट, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा था। ठीक है, क्लोजर देखा है, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सेम फोर में भी पढ़ी है। रियल नंबर में रियल नंबर सिस्टम एक चैप्टर था, आपको उसमें दिया गया है, तो उसका थोड़े से आगे आप आ जाते हैं तो ये सारी आपको पॉइंट्स, फिर से थ्योरी आपको समझनी है। कम उसके बाद आपका एक और आ जाता है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है, कंप्लीटनेस थ्योरी क्या होती है। तो कंप्लीट, कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड ये थोड़ी सी एडवांस है रियल एनालिसिस के लिए। तो एक और ये 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके रियल एनालिसिस है, सेम फोर में आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ा है सेम फोर में, उसी का रियल एनालिसिस के आगे के यूनिट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। तो इसे बुलियन अलजेब्रा ना कहते हुए इसे आप पूरा का पूरा रियल एनालिसिस प्लस बुलियन अलजेब्रा कह सकते हैं। आखिरी में ग्राफ थ्योरी दी गई है। तो ये बुलियन अलजेब्रा और ग्राफ थ्योरी अभी ये पेपर आए हैं पिछले साल से, इसके पहले नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं थे बुलियन अलजेब्रा एंड ग्राफ थ्योरी। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप इनके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, लेकिन ये पहले ये दोनों पॉइंट जो थे आपके शायद 6 सेमिस्टर के पॉइंट्स थे। 6 सेमिस्टर में पहले पूछा जाता था इसे, क्योंकि नया सिलेबस आते गया और सिलेबस चेंज होते गया। सिलेबस चेंज का मतलब इन्होंने एडजस्ट करते गए कौन से यूनिट कहाँ पर है। तो इससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो अभी अपन ने ऊपर ये चारों यूनिट देखे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले 2 यूनिट 5th सेम में थे, फिर बाकी के 2 यूनिट 6th सेम में थे। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने
बराबर सीक्वेंस को एडजस्ट कर दिया है कि पूरा का पूरा एक सेम में फिफ्थ सेम में 4 यूनिट कर दिए। कैसा है बच्चे, अगर 2 यूनिट अभी पढ़ेंगे 2 यूनिट बाद में पढ़ेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 3 यहाँ पे दिया है, ये आपका बुलन अलजेब्रा है, लेटिस थ्योरी, जो कि आपने थर्ड सेम में अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा कि सेट थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, ग्रुप थ्योरी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि ग्रुप सेट थ्योरी क्या होती है, ग्रुप थ्योरी क्या होती है ना। तो अगर आपने ये थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ा होगा, सेट्स कैसे तैयार होते हैं, पोसेट्स कैसे होते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या कहते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नहीं तो ये आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। और एक ग्राफ थ्योरी भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इजी है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ्स का, ट्री डायग्राम्स है, फिर स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन है, मैनिपुलेशन ऑफ द ग्राफ है। तो ये नए टॉपिक है, हालांकि ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे इसे मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखा, रियल एनालिसिस देखा, और हम डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारी चीजें देखते हैं। वैसे यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग होता है, मैट्रिक्स स्पेसेस रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो इसे कंबाइन करके यहाँ पे पूरा कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा बुलियन अलजेब्रा नहीं बोल सकते इसे, ये मिक्स है, बुलियन अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड रियल एनालिसिस का, ये तीनों का मिक्स करके इन्होंने एक पेपर तैयार किया है M10 नाम का। और लास्ट में एक पेपर अपन को दिखाई देता है जो कि बहुत जबरदस्त पेपर है और फेवरेट भी टॉपिक है हमारा। इसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स यानी फिजिक्स प्लस मैथ्स ऐसा कह सकते हैं हम इसे, मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। अब क्या स्टडी करते हैं इसमें, हम लोग फिजिक्स के लॉज वगैरह सारी चीजें। अब यहाँ पे मैकेनिक्स इजी भी है और हार्ड भी है, और सबसे लविंग और प्यारा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स पिछले इसके आप इसे ले सकते हैं। अब आपके पास 3 चॉइस है, अब मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपके पास आपके साथ। फिलहाल आप ये सिलेबस को समझ लीजिए। तो मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से नागपुर यूनिवर्सिटी में। और पिछले कई सालों से, जब से नागपुर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है, तब से मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो हर एक टीचर के दिमाग में रहते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जैसे कि मेरा फेवरेट है तो मैं इसे ही पढ़ाता हूँ। बुलियन अलजेब्रा ऊपर के टॉपिक्स में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई भी 2 ही मैथ्स पढ़ाना है ना, जनरली। तो यूनिट नंबर 1 में अब फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, उसके बाद पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल आता है, लाइक फोर्स, अनलाइक फोर्सेस, मोमेंट्स क्या होते हैं, कपल क्या होता है, कोप्लेनर फोर्सेस, बहुत अच्छा दिया गया यहाँ पे, रिडक्शन थ्योरम दिए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आएंगे आपको, इक्विलिब्रियम अंडर द 3 फोर्सेस क्या होता है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा ही करना है। कभी भी हर एक चैप्टर, जब भी कोई भी आप पेपर पढ़े, चाहे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े, चाहे आप बुलन अलजेब्रा पढ़े, या फिर आप ये मैकेनिक्स पढ़े, तो किसी भी आप कोई भी सेमेस्टर में, कोई भी बुक में, या कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, कोई भी, जैसे कि नया पेपर आपने चालू कर दिया है, नई बुक से पढ़ना चालू कर दिया, तो यूनिट नंबर 1 किसी भी बुक का यूनिट नंबर 1 होता है, उसको 101% पूरा का पूरा ही करना है, उससे बियॉन्ड जाके करना है, लेकिन कम नहीं करना है। जैसे अगर ये 100% दिया रहता है, तो 100% के आगे जाके जो भी आपसे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट, एग्जाम्पल, डेफिनेशंस जमे, क्वेश्चंस जमे, थ्योरम्स जमे, उसे कर लेना है, इसके कंसेप्ट क्लियर करना है, तब जाके आप यूनिट नंबर 2, 3 और 4 में आप टिके रह सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं यूनिट नंबर 1 में, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर, 1.5 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके नॉलेज बेस आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में प्रश्न है आप करके चले गए। अभी यूनिवर्सिटी ने वैसा करना बंद कर दिया है, बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी अभी दे रही है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल का मतलब है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आप बुक पढ़ के जाते हैं, एक आधी हिमालय पब्लिकेशन XYZ बुक पढ़ के चले जाते हैं, या फिर उसकी कई लोग तो चीटिंग करके लेकर चले जाते हैं, मिनी जेरोक्स निकाल के लेकर जाते हैं, उनको लगता है उसी में से आएगा, फिर वो टाइम पे जाके, टाइम पे पेपर पे फिर इसके आंसर नहीं मिलते। तो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये पता नहीं है, कॉप्लेनर फोर्सेस का एग्जांपल आया हुआ है, इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आया हुआ है, आप यूनिट नंबर 2, 3, 4 में ढूंढ रहे हैं, या आपको ये तो पता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD है, तो ABCD कहाँ से आया है, पैरेलल फोर्सेस से आया है, कि इक्विलिब्रियम से आया है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आया है। तो क्वेश्चन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, टॉपिक देखेंगे नहीं, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो यूनिट नंबर
2 में वर्क एंड एनर्जी को आपको देखने को मिलेगा। वर्चुअल वर्क में हम लोग बहुत सारे स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, रॉड के बारे में जानेंगे। बहुत जबरदस्त यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेंगे एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स है। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग क्या होती है, कॉमन कैटेनरी किस तरीके से होती है, कॉमन कैटेनरी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके एग्जाम्पल, इनके थ्योरम्स, क्वेश्चंस, सारी चीजें वर्चुअल वर्क में बहुत ज्यादा। ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वर्चुअल वर्क को तो हमें करना ही करना है। यूनिट नंबर 3 में मोशन ऑफ अ प्लेन, यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है ना। तो वेलोसिटी के बाद हमको पता रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कितने प्रकार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रहते हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट रहते हैं वेलोसिटी के, वैसे ही रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी आ जाता है, क्योंकि जब जब वेलोसिटी आएगी सेम उसके पीछे या आगे आगे एक्सेलरेशन आता चले जाएगा। तो वेलोसिटी एंगुलर है तो एक्सेलरेशन भी एंगुलर हो गई। तो जितने भी तरीके के नॉर्मल, जैसे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, एंगुलर, है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 6 नंबर के लिए, 4 नंबर 5 नंबर के लिए एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है भैया, लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, डिटेल में पढ़ा होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस क्या होते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में, इसे भी आपने पढ़ा है। और यहाँ पे एक नया टॉपिक है बहुत प्यारा है, प्रोजेक्टाइल, जिसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो बाकी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक, एक्सेलरेशन तक, इतने इतना तो भी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 1 पूरा पूरा ही आपको पढ़ना है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये पढ़ना नहीं है, उसमें वो नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आप मैक्सिमम पढ़ लीजिए, बहुत कम छोटा सा दिया है यूनिट नंबर 2। कॉमन कैटेनरी आपका ऑप्शन में छूट जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर, जैसे ये यूनिट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ए, बी और सी, डी आएंगे, तो कॉमन कैटेनरी के बी में भी आपको एग्जाम्पल दिखेंगे। ए में तो नहीं दिखेंगे, बी और सी और डी तीनों में से किसी एक में दिखेंगे, हो गए शफल। तो अगर आप बोलेंगे मैं ए और बी यानी आधा पढ़ के जाता आधा पढ़ के नहीं जाता, तो आप थोड़े से फंस जाएंगे। आपको पूरा ही पढ़ना है, या एटलीस्ट किसी भी चैप्टर को 80% पढ़े, और यूनिट नंबर 1 को तो 100% पढ़े, एक्चुअली 101% पढ़े, बियॉन्ड जाके पढ़े। यूनिट नंबर 3 में आप प्रोजेक्टाइल को स्किप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 मैकेनिक्स, जो कि यूनिट नंबर 4 अपने आप में बहुत खास है कि आपने लेग्रांजेस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी आपने देखा होगा, या अगर आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि लेग्रांजेस इक्वेशंस तो आते हैं, डायनेमिक्स है, कंस्टेंट किसे कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, हमने वर्चुअल वर्क देखा था। वर्चुअल वर्क यानी क्या होता है, जनरली अगर मैं बताऊँ तो इमेजिनरी वर्क। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं। मान के चलो ये पत्थर है, अगर इसमें मैंने धक्का दिया, फोर्स लगाया, तब जाके ये खसक के यहाँ तक आएगा। लेकिन जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने आर्बिट्ररी या फिर इमेजिनरी फोर्स लगाया, फिर वो यहाँ तक आया, तो ये मूवमेंट हुई, फिर वर्क जनरेट हुआ, वगैरह वगैरह। इसके हम लोग देखेंगे डिटेल में हमारे क्लासरूम में। उसके बाद डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेग्रांजेस इक्वेशन है, रिडक्शन ऑफ द टू बॉडी सेंट्रल फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए बहुत बार इसका एग्जाम्पल पूछा गया। वायरल थ्योरम 1.5 नंबर के लिए बहुत 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 बार इसके क्वेश्चन आए। ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या है इसके बारे में पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है, इनवर्स लॉ ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन आई है, एग्जाम्पल आए हैं, तो बहुत कुछ इसमें से पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट से आगे यहाँ तक तो आप नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह चलेंगे, लेकिन बाद में आपको ये लेग्रांजेस इक्वेशन, बहुत प्रकार के लेग्रांजेस इक्वेशन है, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। ये 3 चीज तो आपको, ये 3 चीज करनी ही करनी है, इसको तो छोड़ के नहीं जा सकते, इसको मिस नहीं कर सकते अपन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल फोर्स वायरल थ्योरम इसे करना है। रिडक्शन ऑफ द टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम टू द इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम, इसे करना है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो पहले अगर आप ये 3 को अच्छे से कर ले, उसके बाद इसमें से आप आपके सहूलियत के हिसाब से छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपको जो पढ़ना है आप उसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर नीचे आपको रेफरेंस बुक दी गई है, तो आप ये बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक मत लीजिए। मेरा कहना है कि आपके पास जो नागपुर यूनिवर्सिटी में अपनी लोकल XYZ पब्लिकेशन चल रही है उसके हिसाब से चलते रहे, तो आप बहुत अच्छे से इसको एग्जाम को क्रैक कर लेंगे।
लेकिन यहाँ पे आपका फाइनल ईयर है, इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि जैसा मैं आपको कहा कि फिफ्थ सेम में ध्यान नहीं देते। देखिए फिफ्थ सेम में आप अपने परसेंटेज बढ़ाने पे ध्यान देंगे, और फिफ्थ सेम और सिक्स सेम में अगर फिफ्थ सेम में बैक लगा तो सिक्स सेम में सिर्फ आपको 3 महीने ही मिलेंगे तैयारी करने के लिए। इसलिए फिफ्थ सेम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ सेम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपको देखो तो 5 महीने मिल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अच्छा खासा है। तो तीन में से अब आपके पास तीन मैथ्स है। पहला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद सेकंड है आपका मैट्रिक स्पेस, या फिर उसे हम बुलन अलजेब्रा। तो ये आ गया आपका बुलन अलजेब्रा। इसमें से तीनों में से कौन से लेना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट में आएगा आपका मैकेनिक्स। तो क्या मेरा कहना है बच्चों, इतना ही आपसे कहना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर हमने पढ़ा है, देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पिछले 10-15 साल 20 साल से नागपुर यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, और हर एक यूनिवर्सिटी में नेट सेट गेट बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम में आता है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम आती है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिक्स रहेगा, इसका आप ऑप्शन नहीं ले सकते। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो आपको करना ही करना है। अब बचा बुलन अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस या फिर मैकेनिक्स। तो मैं बोलूंगा आप मैकेनिक्स के साथ जाइए, क्योंकि मैकेनिक्स ही ऐसा है जिसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके सारी चीजें अवेलेबल है। और मैकेनिक्स एज कम्पेयर टू आपको इजी भी जाएगा, पढ़ने में मजा भी जाएगा, क्योंकि जब आप एमएससी करेंगे तो एमएससी में फिर आपका मुकाबला इन ही पेपर से होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपको एमएससी में रहेगा, और मैकेनिक्स जिसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाएगा ये एमएससी में एज अ पेपर। तो इसका भी बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। तो आप ये दोनों पेपर पढ़े, और ये दोनों पेपर पिछले 10-15 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे पेपर है। तो इन दोनों का चूज करके आप आगे बढ़े और इन दोनों की तैयारी करें। 5 महीने आपके पास है, 5 महीने में अच्छी खासी तैयारी, रिवीजन, सारी चीजें हो सकती है। यदि आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे ज्वाइन हो सकते हैं। जनरली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फाइल नहीं डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है जाने में। टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से हमारे चैनल में जल्दी चली जाती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है, कोई कंसेप्ट ऐसे आपको जो समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने आपको समझाया है, 3 पेपर में से कौन से 2 पेपर लेना है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।